तो हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सबके। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 2 जो आपके एनआईएस क्लास 12 की हिस्ट्री है। भारत का भौगोलिक परिवेश और प्रो ऐतिहासिक सभ्यताएं। इसका मतलब क्या, पहले नाम से समझे कि इस चैप्टर को हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला हो गया भौगोलिक परिवेश के, भारत का जो हिस्ट्री है उसमें भूगोल का क्या रोल रहा है कि कहाँ पे क्या रहा है, उसी के दौरान हम हिस्ट्री को समझ सकते हैं। बिना भौगोलिक पढ़े हम हिस्ट्री को नहीं जान सकते कि वहाँ का किस तरह से वातावरण था, पर्यावरण था, लोगों के पास जो भी था। और प्रागैतिहासिक सभ्यताएं, ये वो सभ्यताएं थी जो कि लिखी नहीं गई, जिनके बारे में हमें लिखा हुआ नहीं मिलता, बल्कि जो हम लोग खुदाई करते हैं उससे हमें जिसकी जानकारी मिलती है, उन सभ्यता को प्रागैतिहासिक काल सभ्यताएं कहते हैं। तो भारत सबसे पहले इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे भारत के भौगोलिक परिवेश के बारे में। तो भौगोलिक परिवेश में ये रहता है कि आपका जो हिस्ट्री रही है इंडिया की, उसका भूगोल कैसा रहा है, वहाँ पे लोग कैसे पनपे, कैसे स्टार्ट हुए, उन्होंने किस तरह से रहा, ये सारी बातें आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और बच्चों, पहले बता दूं, मैं इस चैप्टर को मैं 2 पार्ट में पढ़ाऊंगा क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है और 2 अलग अलग इसमें सेक्टर्स आ रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है 2.1 हिमालय क्षेत्र। अब हिमालय क्षेत्र का हमारे इतिहास पे, हमारे इंडिया पे क्या असर पड़ा है। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला जो होती है वो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, आपको पता है 2400 किलोमीटर में फैली हुई है ये। और इस हिमालय से आपको क्या क्या फ़ायदे आते हैं, आपके दिमाग में 5-6 पॉइंट्स जो भी होंगे आप उसे पेपर में लिख देंगे। मैं यहाँ पे आपको वो बताने वाला हूँ जो आपकी किताब में लिखे हुए हैं। इसने सबसे पहले क्या करा, हमलावरों को रोका, जो कि चीन और तिब्बत की तरफ से हमारी तरफ हमलावर आते थे, उनको इन्होंने रोका। दूसरी चीज़, जो उत्तर की तरफ से मानसून की शीत हवा आती थी, जो बिल्कुल ठंडी हवा आती थी उत्तर की तरफ से, मतलब चीन के पीछे से, तो उसको उसने रोका, जिससे हमारी सुरक्षा हुई। और मानसूनी हवाएं जो जाती थी उस साइड में, उसको वहाँ पर हिमालय रोक करके, और वर्षा का कारण करता, वर्षा होती थी वहाँ पे, जिसके कारण वहाँ पे खेती बाड़ी पॉसिबल हो पाई। आपको पता है आज भी हमारा भारत जो है वो वर्षा पे बहुत डिपेंडेंट है कृषि करने के लिए। उसके बाद कुछ ऐसे भी पर्वत थे जहाँ से गुजरकर हमलावर आ सकते थे और व्यापारी आते थे, धर्म प्रचार होते थे हमारे यहाँ। तो हिमालय का जो हमारे भूगोल में महत्व है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसने हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया है। साथ में जो चीन से, तिब्बत से और देश विदेश से लोग यहाँ पे आते थे, चाहे वो व्यापारी हों, चाहे वो धर्म प्रचारक हो, उनसे हमारी जो संस्कृति थी वो डेवलप्ड हुई। उनके विचार हमने लिए, हमारे विचार उन्होंने लिए। और क्या इसमें आ रहा है, हमलावर भी आते थे उस साइड से। ऐसा तो नहीं है कि सारी जगह ही मुश्किल होगी, कुछ जगह आसान भी होगी आने के लिए जहाँ पे पर्वत इतने बड़े ना हो। तो ये हमलावरों के लिए भी एक वो था। उत्तर पश्चिम दिशा में हिमालय श्रृंखला मैदानी क्षेत्रों में अफगानी ईरान, इसमें कोई ऐसा कुछ खास नहीं है। हिमालय के बारे में आपके पास ये 3-4 बात याद रखनी है कि उसने हमलावरों को रोका, उसके बाद वहाँ से हमारी जो उत्तर की तरफ से ठंडी हवा आती थी उनसे रोका, और मानसूनी हवाओं को रोक करके भारत में ही वर्षा कराई गई। उसके बाद आपका आता है 2.2, जिसका नाम है उत्तर भारत की तटीय मैदानी क्षेत्र। तो तटीय मैदानी क्षेत्र में क्या आता है, पहले मतलब समझ लीजिए तटीय मैदानी क्षेत्र का मतलब क्या है। नदी के तट को कहते हैं नदी तटीय मैदानी क्षेत्र के, नदी के तटों पे जो भी मैदान रहे उनके क्षेत्र की किस तरह से भौगोलिक दृष्टि है वो इसमें हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली इसमें नदी, हम लोग 2-3 नदी के बारे में बताता हूँ मैं आपको। जैसे आपका हो गया सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, इनके आसपास लोग किस तरह से रहे, कौन सी सभ्यताएं पनपी, क्या खासियत थी इनकी, वो इस पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे। तो सिंधु नदी के मैदान क्षेत्र में पंजाब और सिंध सम्मिलित था। अब आपको पता होगा सिंधु नाम पे ही हमारा इंडिया का नाम रखा गया है। कैसे, सिंधु से बना हिंदू, सिंधु घाटी के इस साइड को कहते थे सिंधु, और उन्हीं के मिस कम्युनिकेशन में ये हिंदू बना, जिससे हिंदुस्तान तक हमारा नाम चेंज हुआ। तो सिंधु नदी जो है अपनी पंजाब और सिंध में सम्मिलित है। सिंधु नदी का जो भूभाग है वो बहुत उपजाऊ था, जिसके कारण वहाँ पर अच्छी खासी खेती होती थी। तो अच्छी खासी खेती होगी, अच्छे खासे लोग वहाँ पर रहेंगे। जब अच्छे खासे लोग वहाँ रहेंगे, अच्छी खासी खेती होगी, तो हमलावरों के लिए अच्छा खासा मौका होगा कि वो यहाँ करके युद्ध कर करके इस खेती को, इस ज़मीन पे अपना कब्जा कर ले। और इसी कारण था कि यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण खाद्य केंद्र बन गया था ये, जो सिंधु, पंजाब और सिंधु नदी के साइड का एरिया था। जो सबसे पहली सिंधु नदी के पास में संस्कृति पनपी थी, उसका नाम भी आपको पता है, क्या नाम है आपको पता ही होगा, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। उसके बाद दूसरी नदी के इसमें जो विवरण है वो है गंगा नदी की घाटी। गंगा नदी को ना 3 भागों में बांटा गया है। एक तो ऊपरी, मध्य और निम्न, 3 भागों में बांटा गया है, क्योंकि ये जो गंगा है ये हिमालय से निकलती है
और नीचे होती जाती है। तो सबसे पहले कौन सा आता है अपना उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र। जो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र है वहाँ का आता है। वहाँ पर क्या होता है, बारिश बहुत होती है, ठीक है। इसमें यही लिखा हुआ है कि यहाँ पे खेती बाड़ी अच्छी खासी रही। वैदिक युग में आर्यों का निवास था यहाँ पर, बहुत अच्छा खासा रहा था, मतलब बहुत अच्छा रहा था यहाँ पे जो खेती थी। प्राचीन काल से इस क्षेत्र में संस्कृत का विकास देखा जाता है। उत्तर वैदिक युग में आर्यों का निवास स्थान बना, आर्य यहीं रहे थे। उसके बाद जो मध्य गंगा आती है, जैसे अभी मैंने आपको ऊपर बताया, फिर मध्य गंगा और फिर निम्न। मध्य गंगा आती है आपकी वो बिहार साइड में, उत्तर प्रदेश के जो पश्चिम पूर्वी साइड है वहाँ पर आती है गंगा, मध्य गंगा। वहाँ पर क्या हुआ आपको पता है, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में और ये पाटलिपुत्र में मौर्य साम्राज्य, जो कि बहुत बड़ा साम्राज्य था, उसकी स्थापना हुई। तो गंगा की वजह से ही हुई वहाँ पे, क्योंकि गंगा थी, नदी थी, उपजाऊ ज़मीन बनाई उन्होंने उस साइड में। तो वहाँ पर बहुत सारे मगध जैसे महाजनपद स्थापित हुए। भारत के दो प्रमुख जन जो जैन और बुद्ध हैं, उनकी स्थापना भी वहीं से हुई थी। और जो गंगा का निचले मैदान है वो है बंगाल क्षेत्र, जो बंगाल में है। वहाँ पे ब्रह्मपुत्र द्वारा सिंचित वर्षा के जंगल में शुरुआत में। अब वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर बहुत दलदली भूमि थी जहाँ पे पश्चिम बंगाल में गिरती थी। तो शुरुआत में तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई खेती वेती करने में, लेकिन बाद में जैसे जैसे समय बीतता गया वहाँ पर आसान होता गया और लोगों ने देख लिया कि यहाँ पे हम लोग किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। साथ में उस क्षेत्र में बहुत सारे बंदरगाह बनाए गए जिससे व्यापारिक गतिविधि हो रही थी। बंदरगाह मैं आपको एक बता दूँ शॉर्ट में, जिसको नहीं पता, मान के चलो जैसे एयरपोर्ट होता है हवाई जहाज़ों के लिए, ऐसे ही बंदरगाह होता है पानी के जहाज़ों के लिए। वहाँ पे आके वहाँ पे अपना जहाज़ खाली करते हैं, वहाँ से जाना आना लगता है समुद्र पे, तो उसको बंदरगाह कहते हैं। तो जब पश्चिम बंगाल में गिरती थी तो बे ऑफ बंगाल की तरफ से ही आपका बंदरगाह बन गए थे, जिससे व्यापारी से गतिविधि आने लगी। उसके कारण हमारे व्यापार में जो हुई बढ़ोतरी हुई। उसके बाद इसमें 3-4 चीज़ें और दी गई हैं, मैं आपको वो बता दूं। पूर्वी भारत में महानदी और अन्य धारा। पूर्वी भारत में बहुत सारी नदियां थी, अन्य धारा थी, जैसे इनको पहले तो कोई पहचान नहीं हुई, लेकिन बाद में 1000 ईसा पूर्व तक आते आते इनको गंगा नदी के साथ में इनका नाम जोड़ दिया गया कि ये गंगा नदी की धारा है। और उसके बाद आपका 2 चीज़ें हो रही है पश्चिम भारतीय क्षेत्र में, राजस्थान और गुजरात के बारे में बताया कि जैसे वहाँ की जो ज़मीन थी वो शुष्क थी, वहाँ पर ज़्यादा खेती नहीं होती थी, तो वहाँ पे उसके बारे में बताया गया है। और साथ में यहाँ पे बताया गया है गुजरात के बारे में कि वहाँ पर जो बंदरगाह थे, वहाँ की ज़मीन भी अच्छी थी। तो उस तरह से यहाँ पे बहुत सारे बंदरगाह बनाए गए और यहाँ पर कृषि करी गई। उसके बाद आपका 2.3 पार्ट है प्रायद्वीप भारतीय। प्रायद्वीप भारत का क्या मतलब है? प्रायद्वीप भारत दक्षिण के पठार, इसमें हम लोग सारा पठार के बारे में पढ़ेंगे कि पठारों से हमें क्या फ़ायदा रहा, क्या नहीं रहा। जैसे कि आपका जो कर्नाटका मेनली 3 पार्ट में वो होता है आपका, एक तो होता है कर्नाटका, एक मध्य प्रदेश और एक आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र। ये इन 3 क्षेत्रों में पठार ज़्यादा पाए गए और यहाँ पर तांबे और पत्थर जैसे औजारों का प्रयोग करने लगा लोगों ने, जिसको ताम्रपाषाण युगीन स्थल कहते हैं। ताम्रपाषाण युगीन का मतलब समझिए, ताम्र मतलब तांबा, पाषाण मतलब पत्थर, युगीन मतलब युग। जब तांबे के पत्थरों का उपयोग एज आ वो करने लगे, औजार करने लगे थे इस एरिया में, ठीक है। तो पठार में वैसे इतनी कोई खासियत है नहीं। इस चैप्टर में जो मेन है आपका, वो आपका गंगा नदी वाला हो गया, आपका सिंधु नदी वाला हो गया, हिमालय वाला हो गया, और उसके बाद एक पॉइंट आएगा आपका पर्यावरण, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पठारों में ऐसी कोई ऊपर नीचे है नहीं, बस इसमें यही बताएगा आपको कि पठार में पश्चिम घाटों में ये हुआ वो हुआ। 2.4 पर्यावरण का प्रभाव। अब पर्यावरण को क्या कहते हैं, आपको मैं सिंपल भाषा में बोलूँ, हमारे आसपास का आवरण जिसमें हम लोग रहते हैं, जिसमें आपके जीव जंतु पेड़ पौधे सब गिने जाते हैं, उसको कहते हैं पर्यावरण। तो किसी भी क्षेत्र के आवास कहीं पे भी लोग रह रहे हैं तो उस पर ये डिपेंड करता है कि वहाँ का पर्यावरण कैसा है। अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होगी तो वहाँ पे लोग नहीं रह पाएंगे, बहुत ज़्यादा गर्मी में नहीं रह पाएगा। अनुकूल पर्यावरण हम लोग देखते हैं जहाँ हमारी खेती हो सके, जहाँ हमारे पेड़ पौधे हो सके, जहाँ पे हमारा जीवन आसानी से वो हो सके। तो पर्यावरण इतनी ज़्यादा भूमिका निभाता है इम्पोर्टेंट, इसमें आप पढ़ोगे, बताओ आपको जानकारी होगी कि पर्यावरण मुख्य रूप से किसी स्थान, मैंने आपको ये बता दिया है, तान के छोर पर काल में। अब जैसे कि देखिए आपका सबसे पहले सिंधु नदी थी, उसके आसपास में हड़प्पा सभ्यता पनपी। क्यों पनपी? क्योंकि वहाँ का जो पर्यावरण था वो रहने के लिए अनुकूल था, पास में पानी था, साथ में एक ऐसी ज़मीन थी जो बहुत उपजाऊ थी, जहाँ पे लोग खेती करके कमा सकते थे, साथ में अपना जो पशुपालन करते थे वो उनके लिए वो भी पॉसिबल था वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे नदियाँ थी। सबसे पहले नदियों के आसपास ही जीवन जो है पनपा,
क्योंकि बेसिकली तो नीड हमें पानी की है, और पहले ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी नहीं होता था पानी का कि इधर पाइप लगाया उधर से आ गया, ऐसा भी नहीं होता था। तो पर्यावरण का हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे कि आपका बिहार में पाटलिपुत्र का इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, जो मगध था वो तीनों तरफ से गंगा से और पाटलिपुत्र गंगा, सोन और गंडक इन नदियों से घिरा हुआ था। इस कारण क्या रहा, उसका एक तो सुरक्षा रही, बाहर के लोग उस पर इतनी जल्दी अटैक नहीं कर पाते थे, ऊपर से उसके पास उपजाऊ भूमि रही, और उनके पास सुरक्षा प्रदान हो गई कि जैसे कि नदी है तो उसको पार करके कोई जल्दी थोड़ी आ रहा है। इसके अलावा आपका पर्यावरण स्थिति संबोध स्रोत होता है चट्टानों से भरपूर। अब इसमें चट्टानों के बारे में बता दिया। एक तो मैंने आपको नदी के बारे में बता दिया, जहाँ पे चट्टान होते हैं वहाँ पर क्या होता है, वहाँ आपके खनिज अयस्क जैसे कच्ची धातुएं जो होती हैं वो ज़्यादा पाई जाती है, जिसके व्यापार से वो लोग अपना गुजारा कर सकते हैं। उसके बाद इसमें 3-4 पॉइंट्स और हैं, मैं उनको आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। पर्यावरण नदियों का हो गया, मैदानी क्षेत्र वाला हो गया कि मैदानी क्षेत्र के पास जो मिट्टी है वो अगर ज़्यादा उपजाऊ है तो वहाँ पे ज़्यादा लोग रहेंगे, कम उपजाऊ है तो कम रहेंगे, जैसे कि पहले राजस्थान में था। उसके बाद जलमार्ग हमारा पर्यावरण का जो एक हिस्सा है, जल के रास्ते में वहाँ अनेक बंदरगाह बनाए गए, नदियाँ बनाई गई, जिनके कारण से वहाँ पर आपका व्यापार संबंध हो पाया। तो बच्चों वीडियो के पहले पार्ट में यही रहेगा। सेकंड पार्ट में आपको बता दूं, इसमें प्रागैतिहासिक सभ्यताओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, पाषाण मतलब हो गया पत्थर, जो चीज़ें नहीं लिखी गई है उनको हम पत्थर से पहचानते हैं। तो वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं इसको यहीं छोड़ता हूँ और अगले पार्ट में ये सब कवर करूँगा।